नमस्कार आप सभी को। आज हम करेंगे 3 जुलाई 2019 का जो विशेष शिक्षा की वैकेंसी आई थी उसका वरिष्ठ अध्यापक का पेपर, और वो ही हम किसके राजनीतिक विज्ञान के जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो यहाँ पर करेंगे, और करेंगे 19 क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आरपीएससी की साइट से ही लिए हुए हैं। मैं इनको मॉडिफाई टाइपिंग करके इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि वो जो पेपर करने की जो फीलिंग आती है ना, पेपर जिस टाइप का आता है एक ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में आता है, इसलिए मैं जैसा होता है उसी को मैं पेपर को लेकर और आपके लिए लाती हूँ। और आप इन पेपर्स को जैसे मैं सीक्वेंस में करवा रही हूँ उसी टाइप से अगर आप एक दिन में या 2 दिन में एक ही सब्जेक्ट के पेपर करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से एक एक क्वेश्चन का आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हमारा पेपर आएगा। तो यहाँ पर जो 2019 का 3 जुलाई का पेपर था उसमें 29वां क्वेश्चन से किसके राजनीतिक विज्ञान के क्वेश्चन आए थे। इसमें 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित विचारकों में से कौन सा विचारक राजनीतिक सिद्धांत के पतन का कारण वैचारिक अव्याख्यावाद मानता है। तो कौन मानता है ये यहाँ जो दिए हुए हैं ऑप्शन, इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। और इसमें आंसर होगा 4 नंबर। दांते एल जर्मिनो जो थे वो राजनीतिक पतन का जो कारण वैचारिक अव्याख्यावाद को बताते हैं। तो यहाँ आंसर रहेगा हमारा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 31 है, क्योंकि 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था, वो मैंने नहीं लिया। क्वेश्चन नंबर 31 राजनीतिक विज्ञान से संबंधित है। निम्नांकित में से कौन एक मानता या मानती है कि राजनीतिक शक्ति संरचनात्मक संबंध है जिसमें एक समूह पर दूसरा समूह नियंत्रण करता है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं 4, उसमें से ये जो कैट मिलेट है ये क्या है, एक नारीवादी विचारक है, नारीवादी विचारक है, और इन्होंने ही ये कथन कहा था या ये माना था। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नांकित में से किसने यह स्वीकार किया है कि एक ओर ईश्वर और प्रकृति के कानून और दूसरी ओर प्रथागत कानूनों से संप्रभु की शक्ति सीमित होगी। यानी ना तो उसके ऊपर ईश्वर के कानून का नियंत्रण हो, ना ही प्रकृति के कानूनों का, और ना ही किसी प्रथा जो बनी हुई है समाज के अंदर वो उसके ऊपर लागू हो, यानी वो सबसे सर्वोपरि हो। तो ऐसा तो कहने वाला कौन है, जियांग बोधा जो है वो कहते हैं, 3 नंबर हमारा आंसर रहेगा। वो कहते हैं कि संप्रभुता जो है वो नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर एक क्या है, सर्वोच्च शक्ति है, यानी सबसे ऊपर है वो, जो विधि द्वारा मर्यादित नहीं की जा सकती। यानी जो कानून लिखे गए हैं यानी वो संविधान के ऊपर है, अर्थात वो किसी कानून से बंधी हुई नहीं है संप्रभुता। और बोंदा कहता है कि संप्रभुता क्या है, सर्वोच्च और निरपेक्ष है। यह सभी के लिए कानून का निर्माण करती है, परंतु यह स्वयं किसी के से आदेश प्राप्त नहीं करती या स्वयं किसी के आदेश के या कानून के नियंत्रण में नहीं होती है। तो ऐसी बात कौन कहता है, बोंदा कहता है। तो 3 नंबर आंसर रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नांकित में से कौन यह दावा करता है कि व्यक्तिगत अधिकार व्यक्तियों के पास राजनीतिक इक्के या ट्रम्प है। तो ये जो कथन है ये कुछ इस टाइप के जो कथन होते हैं कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। तो आपको अगर बिल्कुल कंठस्थ हो तभी ऐसे क्वेश्चंस को उठाना है। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा 1 नंबर, रोनाल्ड डॉर्किन जो है उन्होंने ये कहा था कि जो व्यक्तिगत अधिकार, व्यक्तियों को जितने भी अधिकार मिले हुए हैं वो क्या है, व्यक्तियों के पास एक राजनीतिक इक्के के समान है। यानी इक्का जो हम ताश खेलते हैं उसमें सबसे बड़ा होता है, तो उस तरह से इक्के के समान है। तो यहाँ पहला आंसर हमारा सही रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन से विचारक राजनीतिक सिद्धांत के पाठकवादी दृष्टिकोण से संबंधित है? तो कौन से हैं? तो यहाँ पर जो फर्स्ट और सेकंड दिया हुआ है, जॉन प्लामेंजा और एंड्रयू हैकर जो है वो पाठकवादी से संबंधित है। तो हमारा आंसर रहेगा इसमें 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 35 है, इक्वलिटी इन लिबर्टी एंड जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो यहाँ जो नाम दिए हुए हैं उनमें से 3 नंबर हमारा आंसर रहेगा। एंटोनी फिलियू जो थे वो इसके लेखक थे, तो 3 नंबर हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में निम्नलिखित पदाधिकारियों संस्थाओं में से राष्ट्रपतीय निर्वाचन संबंधी विवादों पर विचारण का प्राधिकार किसके पास है? यानी जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें किसी भी टाइप का कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसका वो जो विवाद है उसका विचारण कौन करेगा? तो आर्टिकल जो कौन सा है 71 में ये कहा गया है, कौन सा है? अनुच्छेद जो 71 में कहा गया है कि कोई भी राष्ट्रपति से संबंधित कोई भी विवाद होगा उसको कौन देखेगा? इंडिया का सुप्रीम कोर्ट देखेगा। तो ये आंसर इसमें 2 रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किस वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 105(3) और अनुच्छेद 194(3) के उपबंध संवैधानिक कानून है, संसद या विधान मंडलों द्वारा बनाए गए साधारण कानून नहीं है और इसीलिए वे संविधान के भाग 3 जितने ही सर्वोच्च हैं। तो सबसे पहले तो ये जो दोनों अनुच्छेद है ये तो एमपीज़ को कुछ स्पेशल राइट्स प्रोवाइड करवाते हैं और उसके अलावा ये जो है एमएलएज़ को कुछ स्पेशल राइट्स प्रोवाइड करवाते हैं एमएलए को, और एमएलएज़ को कुछ राइट प्रोवाइड करवाते हैं ताकि वो अपने जो भी कार्य क्षेत्र है उसमें एकदम फ्रीली काम कर सकें, अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी बाधा के कर सकते हैं और किसी भी संसद या विधानमंडल के सदस्य पर कोई कानूनी कार्यवाही करने से पूर्व पीठासीन अधिकारी की अनुमति आवश्यक होगी। अगर कोई मामला उठाना भी चाहता है तो उसके लिए ये जहाँ के सदस्य हैं तो वहाँ उस सदन के पीठासीन अधिकारी से परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी एक तरह से इनको ये लाभ या विशेषाधिकार वीआईपी पावर्स दी गई है जिसका यूज ये पब्लिक वेलफेयर में करते हैं। और कई बार काम करने के दौरान कोई गलती हो जाती है तो उनके खिलाफ अगर कोई एक्शन होता है तो पीठासीन अधिकारी जहाँ के सदन के हैं उनसे परमिशन लेकर ही हो गए। तो ये कौन से वाद में हुआ था? ये हुआ था MSM शर्मा बनाम श्री कृष्ण सिन्हा के वाद में ये तय हुआ था। तो यहाँ आंसर रहेगा हमारा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने हेतु उल्लेख है? यानी ये जो दिए हुए हैं सारे 51 कैसे संबंधित है? यानी हमारे फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं उनसे संबंधित है और उनमें से जो क्रम पूछा है कि कौन से क्रम में हम पब्लिक जो प्रॉपर्टी है यानी देश की जो बहुमूल्य विरासत है उसको सुरक्षा करने का हमारा दायित्व है, तो वो है 51 क झ में। तो 3 नंबर हमारा आंसर यहाँ पे रहेगा। अब इसमें जो बचे हुए हैं जैसे 51 क ड, इसमें ये है कि आप जो भारतत्व की भावना का बहुत ज़्यादा विकास करेंगे, लोगों को एक तरह से प्रेम भाव फैलाएंगे और धर्म, भाषा, क्षेत्र या वर्ग के आधार पर हम किसी से भेदभाव का प्रयास नहीं करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो पूछा जाता है इसमें जो फर्स्ट वाले में है कि स्त्रियों के सम्मान को हम ठेस नहीं पहुंचाएंगे, स्त्रियों
का सम्मान करेंगे, एक तरह से सम्मान करेंगे। ये किस में है? 51 ड में। और 51 च में जो कहा गया है वो कहा गया है कि हमारे देश की जो परंपरा है उसको हम क्या है महत्व देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और 51 का ट जो है वो हम सबको पता है क्या है? शिक्षा का अधिकार जो दिया गया है किसके? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, जिसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 86वां संविधान संशोधन किया गया था। और ये कब किया गया था? 2002 के अंदर किया गया था। तो आप इन्हें भी ध्यान में रखें, यानी इसी टाइप के क्वेश्चन बाद में भी बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक यह मानता है कि न्याय सभी लोगों के लाभ के लिए समान पहुंच की आवश्यकता है? तो ये मानता है रॉबर्ट नोजिक। रॉबर्ट नोजिक का ये मानना है कि न्याय की जो सभी को समान आवश्यकता है तो वो सभी के पास पहुंचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किसने भारत के संविधान के आपातकालीन उपबंधों को संघ का अनन्यतम हथियार कहा है? तो ये कहा है रजनी कोठारी जो थे, उन्होंने ये कहा था। तो यहाँ आंसर होगा हमारा 2 नंबर। इसमें आपातकालीन जो उपबंध कहाँ दिए हुए हैं? 352 से 352, 356 और 360 में। यहाँ तो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का वर्णन है, यहाँ पर जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन होता है उसका वर्णन है, और 360 में है वित्तीय आपातकाल जो आज तक भारत में कभी नहीं लगा, उसका वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 41 है, उपबंधों के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस या किनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उसके हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अधिपत्र वारंट द्वारा की जाती है? यानी राष्ट्रपति एक लेटर निकालता है जिसमें उसके साइन और सील होती है और उसमें उस व्यक्ति का नाम लिखा होता है उस लेटर में, उसके द्वारा उन कुछ व्यक्तियों की क्या है नियुक्ति की जाती है। तो ये की जाती है, एक तो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष उनकी भी नियुक्ति इसी से की जाती है, लेकिन ये जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और राज्य निर्वाचन आयुक्त इनकी नियुक्ति इस तरह से नहीं की जाती है। तो यहाँ आंसर रहेगा हमारा 2 नंबर। और इसके अलावा और किनकी नियुक्ति इस तरह से की जाती है? एक तो है भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है वो की जाती है। उसके अलावा एक महान्यायवादी जो होते हैं, महान्यायवादी जो होते हैं उनकी की जाती है। इसके अलावा जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है उनका जो आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति भी इसी तरह उनके हस्ताक्षर और सील द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर आंसर है हमारा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किसका मत है कि पुनरुत्थानवाद और उपराष्ट्रवाद की राजनीति ने राज्य को दुविधा में डाल दिया है? यानी जो जितने भी राष्ट्र राज्य हैं उनको दुविधा में पुनरुत्थानवाद का संबंध है कि जो ईसाई कम्युनिटी है उसमें जो प्रोटेस्टेंट चर्च हैं वहाँ पर कुछ लोग अपने ग्रुप बनाकर अपने ही लोगों को क्या है पोप वगैरह या फिर नीचे के पादरी पदों पर पहुंचाने के लिए प्रयास करते हैं और दूसरे लोगों को चांस ही नहीं देते। उसके अलावा उपराष्ट्रवाद यानी राष्ट्रवाद तो होता है पूरा राष्ट्र को एक ही भावना या उसकी जो एक जो अंदरूनी फीलिंग है जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं, क्योंकि राष्ट्र का कोई ऐसे नहीं कह सकते हैं कि वो एग्जिस्टेंस दिख रहा है कि ये रहा मेरा राष्ट्र एक फीलिंग है। तो उपराष्ट्रवाद की राजनीति ने राज्य को दुविधा में डाल दिया है। इसका मतलब ये है कि एक तरह से कुछ स्टेट्स क्या कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए
अब किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा आर्थिक सहायता लेने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण से जो राष्ट्र की एक यूनिटी है वो ही दुविधा में पड़ती जा रही है। और ये हुआ था योजना आयोग के समय, ऐसी स्थिति थी कि जो राज्य बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वाले थे या जहाँ पर बहुत सारी आपदाएं आती थी, जहाँ रिसोर्सेज अच्छे थे, उन राज्यों के जो मंत्री थे वो बहुत ज़्यादा अपनी मांगों को मनवाने का प्रयास करते थे। किससे, योजना आयोग में जो प्लानिंग कमीशन जो प्लान बनाती थी उसमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो इससे राष्ट्र क्या है, दुविधा में डाल दिया था। तो ये जो विचार थे, इस तरह की जो थिंकिंग थी वो थी रजनी कोठारी की। तो यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 43 है भारत के संविधान के, क्वेश्चन नंबर 43 है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार है कि वह संसद के किसी भी सदन में बोले और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले सकता है। तो ये आपको इसको याद करने का तरीका है कि जहाँ पर 8 है वहाँ पर ठाठ है। तो यानी ये बिना किसी चुनाव के, बिना किसी सदन के सदस्य नहीं होते हुए भी क्या है, सदन में बोल सकता है। तो जहाँ पर 2 8 हैं वहाँ तो और भी डबल ठाठ हैं। तो यहाँ आंसर रहेगा हमारा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 44 है भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ये की गई थी 1998 में की गई थी। ये 2 नंबर इसमें हमारा आंसर रहेगा, जब मैंने 12th क्लास पास की थी तब। तो और इसके अलावा इसकी स्थापना की थी अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा की गई थी। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे ब्रजेश मिश्रा जो थे इसके पहले अध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन नंबर 45 है श्रीलंका के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भारत श्रीलंका समझौता 1987 का हिस्सा था? तो ये उस समय क्या है, करंट का रहा होगा और न्यूज़पेपर में ज़्यादा चर्चा में रहा होगा, इसलिए ये क्वेश्चन वहाँ के संविधान से आया है। तो यहाँ पर आंसर है 13वां जो संविधान संशोधन था उसमें इसके क्या है, प्रावधान थे। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 46 है राजस्थान में जिला परिषद सदस्य किसे संबोधित कर स्व हस्ताक्षरित लेख द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं? यानी जिला परिषद का अगर कोई सदस्य क्या है त्यागपत्र देना चाहता है तो वो स्वयं ही अपने आप ही कोई पत्र लिखकर स्वयं हस्ताक्षर कर भी रिज़ाइन कर सकता है। तो जिला परिषद के अध्यक्ष को ही देगा। तो और जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, जिला प्रमुख को देगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 47 है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत किसी नगरपालिका में निर्वाचन हेतु न्यूनतम स्थानों या वार्डों की संख्या कितनी है? यथा दिनांक 1/6/2019 के आधार पर बताना है। तो उस समय जो न्यूनतम संख्या बताई गई थी वो थी 13। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा 3 नंबर। तो आपने इसमें देखा कि अब 2019 का जो सेकंड पेपर था विशेष शिक्षा का, उसके बाद क्या है पॉलिटी के थोड़े क्वेश्चन क्या है टफ आने लग गए थे। इसलिए आप जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर करो बड़े ध्यान से करना है और उसी के आधार पर आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखना, क्योंकि कुछ जो छोटे क्वेश्चन उठेंगे वो तो इन्हीं ओल्ड पेपर्स में से ही बनाकर उठाए जाएंगे। तो इनके पास के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो तो आपको करने ही करने हैं। उसके अलावा आपको जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अब आगे आएंगे पॉलिटी में वो ज़्यादा पढ़ने हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और आपको और कुछ सुझाव देने हैं तो कमेंट करिए
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।